हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पहुँच चुके थे? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का देख लिया था। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जीरो आर्डर की जो रिएक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो आपका फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है उस पर हम 4 से 5 वीडियो अपलोड किए हैं। एक वीडियो में तो हमने उसका डेरिवेशन कंप्लीट किया है और अगर यानी कि अदर जो है कि 2 से 3 लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी हमने भैया 3 वीडियो में 3 से 4 वीडियो में हमने सभी कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए और न्यूमेरिकल जो भी कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि जो प्रथम कोटि की क्रिया होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार इसका न्यूमेरिकल चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले लीजिए, चाहे आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में ले लीजिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ले लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। बात समझ में आ गई ना? यानी कुल मिलाकर के अगर हम बोले तो हमने फर्स्ट आर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास में हम लोग सेकंड आर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है? चलिए पहले हम इसकी परिभाषा आपको बता दें, इसके बाद हम इसके डेरिवेशन भी आपको करवाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेकंड आर्डर रिएक्शन यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कोटि मतलब यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। जैसे आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखा था, वहां पे अभिक्रिया की कोटि कितनी थी? 0 थी। प्रथम कोटि में आपने देखा था अभिक्रिया की कोटि वहां पे कितनी थी? 1 थी। इसी तरीके से सेम टू सेम द्वितीय कोटि में आपने क्या देख यानी कि आप क्या देखेंगे? अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो कितना होगा? 2 होगा। अर्थात जो n की वैल्यू हम लोग लेते हैं, n की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात n यहाँ पे क्या होगा? यानी कि 2 होगा। अर्थात अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे कितनी होगी? 2 होगी। इसकी हम पहले यहाँ पे परिभाषा लिख दें। देखिए इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलेंगे परिभाषा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के, अणुओं की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, द्वितीय घात के समानुपाती होता है, द्वितीय घात के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते, ठीक है ना? यानी कि क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे प्रथम कोटि में आपने क्या देखा था? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया में आपने क्या देखा था? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है, ए आपका है ए आपका पी में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे जब t बराबर 0 था तो मान लिया जाए इसकी सांद्रता कितनी है? ए है, इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि t बराबर t पर इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? a माइनस x हो जाएगी। इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? ये हम पिछले क्लास में बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं, एकदम डिटेल से बता चुके हैं। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो भैया पिछला क्लास या फिर आपका जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या फिर आपकी जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए परिभाषा क्या बोलता है? जो अभिक्रिया का वेग है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के, यानी कैपिटल ए, इसकी द्वितीय घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं।
अब यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को हम लोग क्या लिखते हैं, dx/dt लिखते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं जो कि a। अब यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ a का मान कितना है, a - x। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx/x वाले वेग तरफ हम लोग कर रहे हैं, ये हो जाएगा a - x का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, k इंटू यहाँ पे मिल जाएगा dt। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई ना। ये जो है, ये जो समीकरण नंबर 1 है, ये क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है। अब हमको क्या करना है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालना है, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है इसके दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो इसको आप एक काम करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम समाकलित वेग समीकरण बताएं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। एकदम आसान है, एकदम सिंपल वे में आपको बताएंगे। केवल आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, इसको हम रफ करेंगे, इसकी परिभाषा भी, ठीक है ना। तो अब आप हेडिंग लगा लेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। क्या हेडिंग लगाएंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। देखिए हेडिंग लगा लीजिए, पहले हम हेडिंग डाल दें। क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है ना। तो क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है ना, ये आप लोग हेडिंग लगाएंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो जब आप समाकलन करते हैं तो बायोलॉजी वाले को थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो कुछ भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्या करना है, समाकलन का साइन हम लोग एक तो यहाँ पे सांप की तरह से बना देते हैं। ये हो जाएगा आपका सांप की तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या समाकलन बोलते हैं। ये हो जाएगा dx/a - x का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे k है, k कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ फिर से सांप लगा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d। ठीक है ना। अब ये हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, अब इसकी हमको जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पेस कम होगा तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं बोर्ड को। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। अब क्या करना है, इसका आपको समाकलन कर दीजिए। देखिए समाकलन इसका करेंगे तो क्या होगा, इसको आप ज्यादा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका समाकलन ऑफ a - x का पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, dx बचेगा इक्वल टू k, और ये तो आपका है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखिए इसका समाकलन, आपका समाकलन करने का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपान n+1, जहाँ पे n क्या होता है, घात होता है। अगर आप नहीं जानते तो समाकलन का फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। समाकलन का जो फार्मूला होता है वो होता है x की पावर n+1 अपान क्या होता है, n+1 होता है। और जो अवकलन का फार्मूला होता है, अवकलन का जो फार्मूला होता है वो होता है n x की पावर n-1, जहाँ n क्या है, n बराबर क्या है, घात होती है। n बराबर क्या होती है भैया, घात होती है। घात यहाँ पे आप रखते चले जाते हैं। ये आपका समाकलन का फार्मूला है, ये आपका अवकलन का फार्मूला है। ठीक है ना, ये दोनों आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमको समाकलन करना था तो क्या है, x की पावर n+1, x का मान कितना है, a - x की पावर n+1, तो क्या हो जाएगा, a - x की पावर n+1 यानी -2 और प्लस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल x नहीं था, यहाँ पे क्या था, a - x था। अब a - x का क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपान क्या हो जाएगा, n+1, यही ना। तो अपान n+1 यानी यहाँ पर अपान क्या हो जाएगा, यानी कि -2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आ गई ना। 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए देखिए
यहाँ पे हो जाएगा ए, हमने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया, यानी ए माइनस एक्स का होल यानी कि पावर -2 का क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स की पावर -2 और +1 अपॉन -2 +1। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ए माइनस एक्स, यहाँ पे केवल एक्स नहीं है, ए माइनस एक्स है। अब ए माइनस एक्स का फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन का फार्मूला देखिए, जो ए है आपका कांस्टेंट पद है, क्या है, ए माइनस एक्स है, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो ए जो होता है वो कांस्टेंट पद होता है, कांस्टेंट पद का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि n x की पावर n माइनस 1, जो कि इसका आपको अवकलन निकालना है। n यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस x का कितना हो जाएगा, n यानी कि -1 हो जाएगा, इंटू x की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0, और x की पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू ये बचेगा। देखिए ये आपका समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, k इंटू टी हो जाएगा, और प्लस एक यहाँ पे कांस्टेंट पद जोड़ देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। c यहाँ पे क्या है, समानुपाती स्थिरांक, अब इसको बता दिया जा रहा है। तो पहले देखिए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, a माइनस एक्स की पावर -2 और +1 क्या मिलेगा, -1 अपान यहाँ पे क्या मिलेगा, -1, और एक -1 यहाँ पे पहले से। ये देखिए -1 से कैंसिल हो जाएगा, आपका इक्वल टू इधर तो बचा रहेगा kt, और प्लस यहाँ पे क्या है c। अब देखिए a की पावर यानी a माइनस एक्स की पावर -1 है, इसको हम यानी कि बटे करेंगे, इसकी पावर +1 हो जाएगी, यानी 1 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, kt, और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, c। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैंने इसको कर लीजिएगा। अन्यथा एक काम करिए, हम इसको यहाँ से रफ कर दे रहे हैं ना, इसको हम यहाँ से रफ कर दे रहे हैं, इसको उधर लिख दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें ना दिखे, ठीक है। चलिए, तो ये है, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यानी कि क्या आपका हो जाएगा 1 अपान a माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या बचेगा, kt, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c। जहाँ c बता दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा समीकरण नंबर, हम लोग इसको कितना करेंगे, समीकरण नंबर इसको कर दीजिएगा 2। जहाँ c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक, c क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब c की वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, समीकरण आपको याद होगा, हमने पिछला क्लास में बताया था, जब इसका डेरिवेशन प्रथम कोटि के प्रक्रिया में बताया था, जब आपको c की वैल्यू निकालनी होती है, हमेशा आपको t बराबर 0 पे जाना पड़ता है। जब t बराबर 0 पे जाते हैं, वहाँ पे x बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी समीकरण 2 में t बराबर 0 तथा x बराबर 0 रखने पर तो रख दीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपान a माइनस 0 हो जाएगा, सॉरी ये 1 है, 1 अपान a माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c। यहाँ से जब निकालेंगे ये बचेगा 1 अपान a, इक्वल टू ये तो पूरा 0 हो गया, इक्वल टू क्या मिलेगा, c। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से जो c का मान मिला है, इसको ले जाकर के हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 1 अपान a माइनस एक्स, इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, kt, और प्लस यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, 1 अपान। इसको जब आप इधर पक्षांतर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी अपान यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 अपान a माइनस एक्स, और माइनस हो जाएगा 1 अपान a, इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक। इसको हम इधर आप देख लीजिए, ठीक, एक मिनट देख लें, एक स्टेप और आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, अभी इधर हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं। चलिए अब देखिए ये आपका हो जाएगा kt। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, a माइनस एक्स और a का एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स इंटू a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए a माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a, और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस,
इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस यक्स बचेगा, a माइनस यक्स बचेगा, क्या हो जाएगा a माइनस यक्स बचेगा। इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका k। बात समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोष्टक को तोड़ दीजिए, कोष्टक तोड़ने के क्या मिलेगा a माइनस ए और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यक्स अपान यहाँ पे क्या मिलेगा a माइनस यक्स इंटू क्या मिलेगा a इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे k। अब देखिए माइनस प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक स्टेप और आ जाएगा क्या, ठीक है एक स्टेप आ जाएगा, आपका बच जाएगा यक्स अपॉन ए माइनस यक्स इंटू ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ठीक है ना। एक काम करिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, एक स्टेप और है, एक स्टेप हम यहाँ पे और बताएंगे, इधर का आप करेंगे, इसके पहले आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है हो गया। चलिए ये हम थोड़ा सा एक स्टेप मिटाएंगे, चलिए देखिए तो इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हमको k की वैल्यू निकालनी है तो ये t इधर पूरे है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे भैया ये हो जाएगा 1 अपॉन t इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटू यहाँ पे मिलेगा यक्स अपॉन a इंटू ए माइनस यक्स, ए को हम पहले लिख दिए हैं, इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे k। यानी कि जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जो k होगा, k का जो फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 अपॉन टी इंटू यक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस यक्स, या फिर भैया k को आप इधर कर दीजिए, हो जाएगा k इक्वल टू यानी कि 1 अपॉन टी इंटू यहाँ पे हो जाएगा यक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस यक्स हो जाएगा। इसको कर दीजिएगा, समीकरण नंबर ये कितना होगा, समीकरण नंबर ये हो जाएगा। तो समीकरण 4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण बोलते हैं। समीकरण 4 को ही द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते। देखिए कितना आसान है, ठीक है ना, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसका अर्ध आयुकाल कैसे निकाला जाएगा और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसको हम देखते हैं। तो पहले एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब हेडिंग डालेंगे शून्य को, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना। हेडिंग लगाएंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना, यानी अब आपको अर्ध आयुकाल निकालना है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान क्या होगा, ये हम लोग को भैया क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये हम लोग को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो क्या हेडिंग है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना। यहीं पे हम लोग हेडिंग थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल की गणना, की गणना, ठीक। चलिए देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जब अर्ध आयुकाल की गणना करना होगा तो हम लोग समीकरण नंबर 4 का उपयोग करेंगे। कैसे उपयोग करेंगे, देखिए अर्ध आयुकाल पूछा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या करना है, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में t बराबर क्या रख देना है, टी हाफ, तथा यक्स बराबर क्या रख देना है, a बाई 2 रख देना। तो रखिए यहाँ पे, रख करके सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, ये मिलेगा k इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा यक्स, यक्स इक्वल टू क्या रखना है, a बाई 2 रखना है, ये क्या हो जाएगा a बाई 2 अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा a इंटू ए माइनस ए बाई 2, ठीक। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये टी हाफ की वैल्यू हमको निकालना है, देखिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के हो जाएगा a बाई 2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू ए, देखिए क्या हो जाएगा 2 1 2 माइनस a, यानी क्या हो जाएगा ये a बाई 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा t हाफ इक्वल टू क्या मिलेगा 1 अपॉन के इंटू a बाई 2 अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा a स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। इसको आप पलट दीजिए, पलटेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा t हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा a बाई 2 इंटू 2 बाई a स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है ना। अब देखिए 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक ए से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू ऊपर कुछ नहीं बचा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन के, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा टी हाफ की वैल्यू, यानी टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन ए, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के, ये आपका आ जाएगा अर्ध आयुकाल, इसके लिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, इसको कर दीजिएगा क्या, समीकरण नंबर 5। तो लिख दीजिएगा नीचे एक लाइन में कि समीकरण नंबर 5 को ही द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहते, सॉरी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल कहते हैं, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे समीकरण नंबर 5 मिला है, यही है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान। अर्धायुकाल का मान यहाँ पे आपको प्रारंभिक सांद्रता दिया रहेगा और के का मान दिया रहेगा, यहाँ पे इसके लिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान पूछा जा सकता है। इसको आप एक काम करिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल बता दें ताकि ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो जाए। इसके बाद हम अगले क्लास में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, बशर्ते आप लोग को हमारे वीडियो पर बने रहना है। और जितने वीडियो भी हम अपलोड कर रहे हैं, आप लोग को सीरियल वाइज से उसको देखते जाना है और अपने नोट्स को जो कि कंप्लीट करते जाना है, ठीक। इसको अपलोड करिए, इसके बाद हम इसका एग्जांपल बताएंगे। चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का एग्जांपल क्या होगा, ठीक है ना। देखिए आपका पहला है CH3COO(C2H5) और प्लस NaOH, ये आपका बन जाएगा CH3COONA और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H5OH। ये आपका क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का एग्जांपल है। इसमें आप देखेंगे तो अभिक्रिया की कोटि कितनी मिलेगी, आपको दो मिलेगी। अब आप बोलेंगे क्या हम देख करके बता सकते हैं अभिक्रिया की कोटि, बिल्कुल नहीं भैया, आप लोग ये गलती कभी भी मत करिएगा, क्योंकि ये जो अभिक्रिया की कोटि होती है ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, ये हमेशा प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है। किसी भी रिएक्शन को देख करके थ्योरेटिकली हम लोग नहीं बता सकते हैं इसमें केमिकल की, यानी इसमें जो केमिकल रिएक्शन दिया गया है उसकी ऑर्डर क्या है, उसका कोटि क्या है, ये हम लोग रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते हैं, ये हमेशा प्रैक्टिकली निकाला जाता है। बात समझ में आ गया ना। हाँ, अनटप्पू ऐसे ठोक देंगे तो किसी का तो सही हो सकता है, लेकिन सभी का सही नहीं हो सकता है, इसीलिए आप लोग अनटप्पू है ऐसे देख करके मत बताया करिए इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए भी हम आपको ये बता दें, कुछ ना कुछ वहाँ पे हिंट दिया रखे। बात समझ में आ गई ना। और डिटेल से अगर पढ़ना है तो भैया हम लोग हमारा जो है कि प्लेलिस्ट में बनी हुई है, अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के इसको चेक कर लीजिएगा, आप लोग को निकालना आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल जैसे है 2NO, इसको हम लोग क्या कर देंगे, केवल हीट कर देंगे, या NO और प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का एग्जांपल। इसके बाद तीसरा आपका क्या है, CH3CHO, आपका इसको अगर हम हीट कर देंगे तो CH4 और प्लस 2CO में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक प्रकार की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने पढ़ा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कैसे कैलकुलेट, यानी कि इसका जो डेरिवेशन होता है, इसका जो समाकलित वेग समीकरण होता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, मतलब कि कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने डेरिवेशन से लेकर के आपका सब चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया। तो यहाँ पे अब अगले एग्जाम्पल में, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और आप अगले वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही आप लोग ये वीडियो अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब जो है कि ये सब यानी कि इतनी बेसिक से लेवल से इतना बढ़िया तरीके से जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर, उन लोगों को भी बताइए, ताकि वो सब भी जो है कि बेसिक से एकदम पढ़ पाएँ। और जहाँ भी डाउट हो रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी समस्या अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय।